मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 का विज्ञान का धातु अधातु पाठ का शेष भाग आज इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम देखें तो खनिज अर्थात पृथ्वी की भूपर्पल्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं या तत्वों के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। फिर आगे देखें तो अयस्क जो खनिज भूपर्पल्टी से मिलते हैं उसमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे सरलता से निष्कर्षित कर सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। कहने का मतलब खनिजों में जब कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में हो कि जिसे हम खनिज में से शुद्ध रूप में निष्कर्षित कर सकें तो उसे अयस्क कहते हैं। अब भूपर्पल्टी में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली धातुओं के हम नाम देखें। स्वतंत्र रूप से यानी मुक्त स्वरूप में, जिनके साथ कोई अन्य तत्व नहीं रहते, तो ऐसी धातुएं हैं गोल्ड यानी कि सोना जिसका अणुसूत्र है Au, सिल्वर यानी कि चांदी जिसका अणुसूत्र है Ag, प्लेटिनम यानी कि Pt जिसका अणु प्रतीक है, एवं कॉपर यानी Cu जो इसका प्रतीक है। अब आगे देखें तो कॉपर एवं सिल्वर संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कहने का मतलब कॉपर के साथ सल्फाइड और सिल्वर के साथ भी सल्फाइड या कॉपर के ऑक्साइड और सिल्वर के ऑक्साइड ये अयस्क रूप में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी जो हमने आगे के वीडियो में देखा था उसमें सबसे ऊपर की कौन सी धातुएं कभी भी मुक्त स्वरूप में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में रही हुई विद्यार्थियों K अर्थात पोटेशियम, Ca अर्थात कैल्शियम, Na अर्थात सोडियम, Mg अर्थात मैग्नीशियम और Al अर्थात एल्युमिनियम, ये कभी भी मुक्त स्वरूप में नहीं पाई जाती है क्योंकि ये अति अभिक्रियाशील होती है। आगे हम देखें तो सक्रियता श्रेणी में मध्यम क्रियाशील एवं मध्यम में रही हुई कौन सी धातुएं भूपर्पल्टी में ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट स्वरूप में पाई जाती हैं, तो वो धातुएं हैं जिंक यानी कि Zn, Fe यानी कि आयरन, Pb यानी कि सीसा, Cu मतलब ताम्र या तांबा, ये कार्बोनेट स्वरूप में, सल्फाइड स्वरूप में या ऑक्साइड स्वरूप में पाई जाती है। अब एक चार्ट में दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर अयस्क से जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो जो चरण उपयोग में लिए जाते हैं उसे चार्ट स्वरूप में दिखाया है। सबसे पहले भूपर्पल्टी से अयस्क प्राप्त की जाती है।
इस अयस्क का सांद्रण किया जाता है, अर्थात अयस्क के साथ जो अशुद्धियाँ होती है उसे दूर करके मुख्य धातु अधिक मात्रा में रहे, इसे हम अयस्क का सांद्रण कहेंगे। इसके पश्चात हम जानते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में अभी हमने नाम लिखे थे, के अर्थात पोटेशियम, Na अर्थात सोडियम, Ca अर्थात कैल्शियम, Mg अर्थात मैग्नीशियम, Al अर्थात एल्युमिनियम। इन्हें गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। इन्हें पहले गलित स्वरूप में प्राप्त करते हैं और फिर उसमें से विद्युत धारा प्राप्त करके अपघटन करते हैं और फिर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में दो विभाग हैं, एक कार्बोनेट युक्त और दूसरी है सल्फाइड युक्त अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क का भुर्जन करते हैं। निस्तापन और भुर्जन शब्द जब हम आगे देखेंगे तब इनका अर्थ हमें पता चलेगा। और निस्तापन और भुर्जन की हुई अयस्क का धातु की जो अयस्क बचती है उसमें धातु में अपचयन करते हैं और अंत में धातु का शुद्धिकरण करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु में Ag यानी चांदी और Au अर्थात सोना सल्फाइड अयस्क है। ये इसका भुर्जन किया जाता है। भुर्जन करने पर धातु प्राप्त होती है जिसका शुद्धिकरण करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, अर्थात के परिष्करण करके हम धातु प्राप्त करते हैं। तो ये हमने अयस्क से धातु का निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण हमने समझे। इसके बाद हम लोग एक पारिभाषिक शब्द है गैंग, इसे भी समझना आवश्यक होगा। गैंग अर्थात पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। आप समझ गए होंगे, कोई भी धातु की जो अयस्क है वो पृथ्वी से जब प्राप्त होती है भूगर्भ से, तो उसके साथ उसके ढेलों में मिट्टी, रेती जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, उन्हें हम गैंग के रूप से जानते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अर्थात धातु प्राप्त करने से पूर्व गैंग को अयस्क से दूर करते हैं। अब गैंग और अयस्क के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म के अंतर के आधार पर इसे दूर करने की प्रयुक्तियाँ या तकनीक अपनाई जाती है। कहने का मतलब गैंग और अयस्क दोनों का भौतिक स्वरूप और रासायनिक गुणधर्म में जो अंतर होते हैं, इसके आधार पर इस गैंग को दूर करने के लिए अलग अलग तकनीक अपनाई जाती है। आगे हम देखें तो अब मर्क्यूरी का निष्कर्षण समझेंगे। मर्क्यूरी की जो अयस्क है उसे हम सिनाबार के रूप में जानते हैं। सिनाबार का सूत्र है Hgs। आप समझ गए होंगे, ये सल्फाइड युक्त अयस्क है। सिनाबार पारद का अयस्क है। इसे वायु में गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। फिर उसे और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से पारद यानी कि मर्क्यूरी अपचयित हो जाती है। समीकरण देखें,
तो सिनाबार को हवा में यानी ऑक्सीजन के साथ जब तापन यानी गर्म किया तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड बना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और सल्फ़र जो था इसके साथ वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के रूप में गैसीय स्वरूप में दूर हुआ। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर अधिक गर्म किया तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई और साथ में पारा द्रव अवस्था में हमें प्राप्त होता है। अब आगे देखें तो ये प्राकृतिक रूप से Cu2s के रूप में उपलब्ध तांबे का निष्कर्षण। Cu2s अयस्क का अणुसूत्र है तांबे की, जिसमें से तांबे का निष्कर्षण कैसे करते हैं वो समझें। तो Cu2s को वायु में यानी कि हवा में गर्म करके तांबा प्राप्त कर सकते हैं। 2Cu2s प्लस 3O2 यानी कि हवा में रहा हुआ ऑक्सीजन प्रक्रिया करते हैं और Cu2O यानी जो सल्फाइड स्वरूप था वो कॉपर के ऑक्साइड में बदलता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसीय स्वरूप में मुक्त होता है। इसके पश्चात कॉपर के ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों के बीच और अधिक प्रक्रिया होकर गर्म करने पर तांबा मुक्त होता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इस तरह Cu2s में से हम तांबा प्राप्त करते हैं। आगे देखें तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जिंक एवं मैंगनीज यानी कि Mn धातु का निष्कर्षण। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो अब आप जो हमने चार्ट में भर्जन शब्द देखा था उसका अर्थ समझ गए। जो अयस्क सल्फाइड युक्त होती है उसे हवा में गर्म करने पर जो सल्फाइड युक्त अयस्क है वो मुख्य धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम भर्जन शब्द कहते हैं। आगे देखें तो एक निस्तापन शब्द भी हमने देखा था। तो कार्बोनेट अयस्क को यानी जो अयस्क कार्बोनेट स्वरूप में पाई जाती है उसे सीमित वायु में यानी वायु की कम मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब आगे देखें भर्जन। तो भर्जन की प्रक्रिया जिंक सल्फाइड युक्त अयस्क है जिसे हवा में गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुआ। अब निस्तापन में देखें तो ZnCO3 अर्थात जिंक कार्बोनेट, जिंक की कार्बोनेट स्वरूप अयस्क है जिसे गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई। अब जो ये अयस्क जो थी सल्फाइड युक्त और कार्बोनेट युक्त उसमें से ऑक्साइड रूप में परिवर्तित मिले जिंक ऑक्साइड मिला। उस जिंक ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए कार्बन के साथ गर्म करने पर जिंक धातु मुक्त होती है, जिंक अर्थात Zn, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस तरह आप भर्जन, निस्तापन और अपचयन के बारे में समझे। अब आगे पॉइंट देखें
तो निम्न अभिक्रियाशील धातु जैसे मैंगनीज को अधिक क्रियाशील धातु जैसे एल्यूमिनियम से अपचयन करते हैं। जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंगनीज लें, तो उसे एल्यूमिनियम धातु के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, जिससे मैंगनीज धातु प्राप्त होती है। Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रकार ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसके आगे चलकर हम एक परिभाषित शब्द देखेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया के बारे में समझें तो विस्थापन प्रक्रिया, आगे के पाठ में हमने विस्थापन प्रक्रिया देखी थी, वो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इससे जो उत्पन्न होने वाली यानी कि उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए, थर्मिट अभिक्रिया में ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो धातुओं को गलित यानी पिघला देती है और इस प्रक्रिया को हम थर्मिट प्रक्रिया कहेंगे। उदाहरण देखें तो आयरन ऑक्साइड 3 का अर्थात है यहाँ जो Fe या आयरन है उसकी संयोजकता +3 है और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया होकर Fe2O3 बनता है। उसकी एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करने पर Fe धातु पिघलित अवस्था में प्राप्त होता है। तो समीकरण देखें, Fe2O3 धन एल्यूमिनियम का चूर्ण, तो उससे आयरन पिघलित अवस्था में प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग हम देखें बच्चों, तो जो पटरियाँ होती है उस पटरियों को जोड़ने में या उनकी दरारों को भरने के लिए और मशीनों की पुर्जों की दरारें जोड़ने में ये थर्मिट अभिक्रिया उपयोगी है। तो इस तरह हमने थर्मिट प्रक्रिया समझी, थर्मिट अभिक्रिया देखी, उसका उपयोग देखा। अब आगे अगला मुद्दा लें। तो इसके अंदर अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं कार्बन के साथ गर्म करने पर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कारण दीजिए, जो अधिक क्रियाशील धातु है इन्हें कार्बन के साथ गर्म करें तो उनके यौगिकों से वे धातुएं प्राप्त नहीं होती है। इसका कारण समझें तो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि ऑक्साइड अपचय कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो धातुएं हैं वे इनकी बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। यानी ये धातुएं ऑक्सीजन से अधिक संपर्क में जल्दी संपर्क में आती हैं, जबकि कार्बन के संपर्क में नहीं आती। इसलिए हम कार्बन के साथ गर्म करके ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को हमें प्राप्त करना हो तो गलित क्लोराइड को, ये क्लोराइड स्वरूप में पाई जाती हैं, इसके क्लोराइड को पिघला दिया जाता है और विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे कैथोड पर यानी कि ऋण ध्रुव पर धातुएं निक्षेपित होती है यानी जमा होती है तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है।
प्रक्रिया देखें हम कैथोड पर, तो सोडियम धन आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सोडियम धातु में बदलती है। एनोड पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम धातु ग्रहण करती है और सोडियम धातु सोडियम आयन के साथ प्रक्रिया होकर सोडियम धातु मुक्त होती है। अब इसके आगे का मुद्दा देखें तो तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी तांबे का विद्युत के द्वारा अपघटन करके कैसे परिष्करण किया जाता है वो समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पात्र है, इस पात्र के अंदर अपघटनीय विलयन के रूप में अम्लीय कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन लिया है। जो पात्र है उसको हमने टैंक कहा है। नीचे जो ये काला काला दिख रहा है वह अपद्रव्य यानी एनोड पंख है। यहाँ पर कैथोड के रूप में हम शुद्ध तांबे की पट्टी लेते हैं, एनोड के रूप में अशुद्ध तांबे की पट्टी लेते हैं और इसे कुंजी और बैटरी के साथ दोनों ध्रुवों को जोड़ा जाता है, जिससे विद्युत धारा बहती है। तो हम देखें तांबे के परिष्करण में अशुद्ध तांबा धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। कॉपर धातु के अम्लीय लवण को कॉपर सल्फेट को विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। विद्युत अपघट्य अर्थात कि कॉपर सल्फेट का जो अम्लीय विलयन है उसे हम विद्युत अपघट्य के रूप से जानते हैं। से जब धारा प्रवाहित होती है यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध तांबा कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कैथोड पर जमा होती है यानी कि निक्षेपित होती है। अविलेय अशुद्धियाँ जो अशुद्ध तांबे के साथ अशुद्धियाँ थी वे पिघलकर कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर नीचे पैंदी में अपद्रव्य के रूप में यानी कि जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में एनोड पंख कहते हैं उसके रूप में जमा होती है। इसके बाद हम देखें तो एनोड पर जो प्रक्रिया होती है अशुद्ध तांबा कॉपर आयन में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कैथोड इलेक्ट्रॉन में शुद्ध तांबे के रूप में निक्षेपित होते हैं और इस तरह अशुद्ध तांबे से हमें शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। तो हमने ये तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण को समझा। आगे देखें तो अब पाठ के अंतिम चरण में संक्षरण के उदाहरण, संक्षरण यानी संक्षारण हमने पाठ 1 में पढ़ा था। संक्षारण जब खुली वायु में यानी कि खुली हवा में कुछ दिन तक सिल्वर की वस्तुएं यानी कि चांदी की वस्तुएं देखें तो सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण काली पड़ जाती है। आपने अक्सर देखे होंगे कि चांदी के जो गहने होते हैं वे जब खुली हवा में कुछ दिन रहते हैं या चांदी की जो वस्तुएं हैं वो खुली रहने पर उस पर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने से वे काली बन जाती हैं। कॉपर वायु में यानी तांबा ये वायु में रही हुई नमी के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ
बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है और ये भी कॉपर का संक्षारण हुआ। लंबे समय तक आर्द्र वायु में, आर्द्र मतलब नमी, जिसमें पानी की बाष्प या पानी की मात्रा रही हो हवा में, तो वह आर्द्र वायु कहलाती है, में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। आप समझ गए, जो भूरे रंग की परत लोहे पर जमती है उसे हम जंग कहते हैं। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में लोहे के यदि कोई वस्तु खुली पड़ी रहे तो नमी के संपर्क में आने पर, हवा के आर्द्रता वाली वायु के संपर्क में आने पर वे उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग या काट कहते हैं। अब इस संक्षारण से सुरक्षा के कुछ उपाय देखें तो पेंट करके, पेंट यानी आप समझ रहे हैं रंग करके, यानी लोहे आदि की जाली या जो भी वस्तुएं हैं उस पर यदि रंग कर दिया जाए तो वे खुली हवा में आर्द्रता वाली वायु के संपर्क में नहीं आती और जिससे ये लोहे का संक्षारण नहीं होता। तेल लगाकर आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे के कढ़ाई वगैरह या और भी जो भी वस्तुएं घर उपयोगी हैं उसमें तेल लगा दिया जाए तो उस पर काट या जंग नहीं लगता है। ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यशद लेपन के बारे में अब हम देखें तो यशद लेपन अर्थात लोहे एवं इस्पात को जंग से यानी कि काट लगने से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। आपने तेल वगैरह के टीन देखे होंगे जो इस्पात या लोहे के बने होते हैं और उस पर टीन की पतली परत चढ़ा दी जाती है जिससे उस तेल वगैरह के डब्बों पर जंग लगता नहीं है। फिर किताब के अनुसार एक शब्द है मिश्रात्वन, यानी धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की विधि को मिश्रात्वन कहते हैं। लोहा शुद्ध स्वरूप में नरम होता है, गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच सकते हैं। लोहे में हम लोग यदि थोड़ा सा 0.05% कार्बन मिला दें तो लोहा कठोर और मजबूत बनता है। लोहे में निकल तथा क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है और संक्षारण प्रतिरोधक होता है। इस तरह आपने देखा मिश्रात्वन विधि के द्वारा हम लोहे को मजबूत बनाकर इच्छित गुणधर्म वाला बना सकते हैं। और आगे हम देखें तो किताब के अनुसार शब्द दिया है मिश्रातु, इसे हम मिश्र धातु भी कह सकते हैं, जो एक या एक से अधिक धातु तत्व पिघलित अवस्था में जब निश्चित समय में मिल जाते हैं तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। इसको पारिभाषिक शब्द में समझें तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, यानी कि मिश्र धातु कहते हैं। मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। जो मूल धातु होती है उसे पहले पिघलाया जाता है, फिर दूसरे तत्वों को निश्चित अनुपात में यानी कि निश्चित मात्रा में उस पिघली हुई धातु में विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे की ताप पर शीतलीकृत यानी ठंडा करने पर हमें मिश्र धातु प्राप्त होती है। मिश्र धातु के कुछ उदाहरण देखें, उनके घटक देखें तो पारद की मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं।
याद रखिएगा, पारद की मिश्र धातु या मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। अब तांबा और जस्ता यानी कि Cu और Zn, इन दोनों को मिश्रित करके हम पीतल नामक मिश्र धातु बनाते हैं। तांबा यानी कि ताम्र यानी कि Cu और टीन यानी कि Sn, इन दोनों के मिश्रण से हम कांसा बना सकते हैं। आपने देखा होगा मंदिर की घंटियाँ या स्कूल की घंटी या मंजीरे वगैरह जो भजन में उपयोग में लेते हैं वो कांसे से बनते हैं। सीसा यानी कि Pb, धन टीन यानी कि Sn, इन दोनों के मिश्रण से सोल्डर मिलता है। आप जानते हैं इस सोल्डर की मदद से जो इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं उसमें तारों को वेल्डिंग करने में ये उपयोगी होता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर जो सोना से संबंधित है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आप जानते हैं कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और ये 24 कैरेट का शुद्ध सोना नरम होता है, जबकि 22 कैरेट का सोना उसमें 22 भाग सोना होता है और 2 भाग कॉपर, यानी 22 और 2 24। 24 कैरेट में पूर्ण शुद्ध सोना था, जबकि 22 कैरेट के सोने में 22 भाग सोना और 2 भाग कॉपर या चांदी को मिलाकर मिश्रातु बनाते हैं जो कठोर और मजबूत है, जिससे गहने बनते हैं। यानी कि गहने बनाने में कभी भी 24 कैरेट सोने का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वो नरम होने से गहने जल्दी टूट सकते हैं। परंतु यदि उसमें 2 भाग कॉपर या चांदी मिश्र की जाए तो 22 कैरेट का जो सोना बनता है उसके गहने मजबूत होते हैं। अब आगे देखें तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं, लास्ट मुद्दा, जिसका हम संक्षारण नहीं होता। तो चांदी, सोना और प्लेटिनम का कभी भी संक्षारण नहीं होता है। और इस तरह हमने ये पाठ पूरी तरह समझा। अब आप किताब में से इसके स्वाध्याय को, प्रश्नों को हल करेंगे, पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी में ये मुद्दे उतारेंगे और तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।